हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज ऑब्स्टिकल्स आर डिजाइन टू मेक यू स्ट्रोंगर, ओनली द वीक अवॉइड देम। यानी कि जो भी आपके रास्ते में अड़चने आती हैं, आपको लगता है यार मैं ही बार बार फेल होता जा रहा हूँ या मैं ही बार बार विफल हो रहा हूँ, निराश हो रहा हूँ, तो ये समझ लो कि वो आपको और बेहतर करने के लिए आपके रास्ते में अड़चने आ रही हैं। ठीक है। जब तक आप जिस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं उस चीज़ के काबिल नहीं हो जाते, उस चीज़ के लायक नहीं हो जाते, तब तक आपके रास्ते में अड़चने आती रहेंगी। ठीक है। इसमें निराश मत हो, इसको नेगेटिव लेने की बजाय आप ये सोचो कि अभी शायद आप उसके काबिल नहीं हुए, अभी आपको और मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है। क्योंकि जो कमजोर लोग होंगे वो तो टाल देंगे कि छोड़ मेरे बस की तो है नहीं, और फिर बाद में बोलेंगे हाँ मैंने तो दिया ही नहीं एग्जाम, तो अगर मैं देता तो शायद मैं पास हो जाता। लेकिन आपको पता है कि आपने मेहनत करी है, आपने हार्डवर्क किया है, तो आप उसको डिजर्व करते हो या नहीं करते हो। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2025। इससे पहले हम कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करें, क्लाइमेट अभी मौसम बहुत वेदर चेंज हो रहा है, तो आप सब लोग अपनी अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप एक दिन भी बीमार पड़ते हैं तो वो एक दिन का जो गैप आता है वो आपको 5 से 10 दिन पीछे ले जाता है। ठीक है। तो इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखिए, कुछ चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं तो कीजिए, बाहर खाना पीने से बचिए। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द न्यूली इलेक्टेड लीडर ऑफ कैनेडाज रूलिंग लिबरल पार्टी, कनाडा में नए इलेक्शन हुए, उसमें रूलिंग जो पहले की लिबरल पार्टी थी उसमें नया लीडर चुना गया, मार्क कार्नी, हु इज नाउ प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट। जिनका अब पद क्या है, प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट, मतलब वो अभी पूरी तरीके से प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन अभी उनको असाइन किया गया है प्राइम मिनिस्टर। हैज a tough task ahead in what is expected to be a short period of time। तो बोल रहे इनके पास में जो थोड़ा सा समय है, अच्छा इलेक्शन नहीं हुए हैं उनके, जस्टिन ट्रूडो जो है वो पद से हट गए हैं, तो उनकी जगह पे पार्टी तो सेम ही है, जैसे मान लो बीजेपी है इस वक्त पे, तो प्राइम मिनिस्टर कौन है, सॉरी मोदी जी है। अगर सपोज करो किसी भी हेल्थ रीजन से उनकी सेहत खराब हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो वो हट जाते हैं कुछ टाइम के लिए, या वो हॉस्पिटलाइज है या कुछ भी है, एबीसी उनके ऊपर कुछ आरोप होते हैं जिसकी वजह से उनको अपने पद से हटना पड़ता है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में ऑलरेडी जो है वाइस प्रेसिडेंट है वो उनकी जगह पे कार्य करेंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोबारा से शायद इलेक्ट करके लीडर लाए गए होंगे, तो अब क्योंकि इलेक्शन तो हो नहीं है तो उनके पास में थोड़ा सा ही टाइम है काम करने के लिए, लेकिन उस थोड़े से समय में भी उनको बहुत टफ टास्क है, बहुत चुनौतियां हैं आगे सामने। Mr. Carney, who is set to take over from Justin Trudeau when he formally stepped down this week। बोल रहे हैं मिस्टर कार्नी जो कि अब किससे अपना पदभार लेंगे, ओवरटेक करेंगे जस्टिन ट्रूडो से, जिन्होंने ऑफिशियली फॉर्मली इस हफ्ते स्टेप डाउन किया है, स्टेप डाउन किया अपना पद त्यागना। विल ऑलमोस्ट इमीडिएटली फेस अ कॉन्फिडेंस वोट इन पार्लियामेंट। तो उनके ऊपर तुरंत ही एक कॉन्फिडेंस वोट लाया जाएगा पार्लियामेंट में। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव जिसको बोला जाता है, ठीक है, वो लाया जाएगा आफ्टर इट रिकन्वीन्स ऑन मार्च 24, जब वो दोबारा शुरू होगा, उनका पार्लियामेंट दोबारा शुरू होगा मार्च 24 को। फेडरल इलेक्शंस इन कनाडा आर ड्यू इन अक्टूबर 2025, यानी कि अक्टूबर 2025 में फेडरल इलेक्शंस कनाडा में होने हैं। तो यानी कि अब मार्च महीना चल रहा है, अक्टूबर तक का ही समय है इनके पास में। बट ऑब्जर्वर्स से मिस्टर कार्नी कुड कॉल फॉर स्नैप पोल्स फर्स्ट। लेकिन ऑब्जर्वर्स का ये कहना है कि वो स्नैप पोल का डिमांड या रिक्वेस्ट कर सकते हैं पहले, hoping to ride a surge of unexpected popularity for the Liberal Party for standing up to threats made by the US President Donald Trump since he took office। बोल रहे हैं इस उम्मीद में कि जो लिबरल पार्टी है उसमें जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ढंग से उसने प्रसिद्धि हासिल करी है, बढ़ोतरी हुई है, वो भी तब जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो उनको धमकियां दे रहे हैं उसके खिलाफ लिबरल पार्टी ने जिस तरीके से स्टैंड लिया है, उसके बाद जनता में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, तो इसलिए हो सकता है कि वो स्नैप पोल की डिमांड करें। मिस्टर ट्रंप हैज कंसिस्टेंटली टारगेटेड मिस्टर ट्रूडो, मिस्टर ट्रंप ने निरंतर मिस्टर ट्रूडो को टारगेट किया, सजेस्टिंग दैट कनाडा वुड बी बेटर ऑफ एज द यूएस 51st स्टेट। अब आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप की आदत है कुछ भी बोलने की, हम अभी उनके भाषणों की वजह से और
इलॉजिकल और सेंसलेस भाषणों की वजह से पूरी दुनिया में जिस तरीके का हड़कंप बचा हुआ है, तो कनाडा के लिए भी बोल रहे थे कि कनाडा को तो यूएस का 51st स्टेट होना चाहिए। आपको पता है कनाडा एक अलग कंट्री है, यूएस अलग कंट्री है, उसके अंदर अलग अलग स्टेट्स हैं, तो वो चाहते हैं कि कनाडा को यूएस का 51st स्टेट होना चाहिए। एंड हैज बीन थ्रेटनिंग टू इम्पोज अ स्ल्यू ऑफ टैरिफ्स, और वो धमकियां दिए जा रहे हैं कि वो कनाडा के ऊपर एक पूरी श्रृंखला टैरिफ्स की लगाएंगे, accusing Canada of unfair duties as well as allowing fentanyl drugs। और वो कनाडा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो अनफेयर ड्यूटीज यानी कि टैक्सेस लगाते हैं, अनफेयर तरीके से टैक्सेस लगाते हैं, और फेंटेनल नाम का एक ड्रग होता है, उसका भी एक्सपोर्ट वो लोग यहाँ पे करते हैं। एंड इमिग्रेंट्स अक्रॉस द बॉर्डर, और इमिग्रेंट्स भी वहां पे आते हैं इस रास्ते के जरिए, कनाडा के जरिए। कनाडा हैज थ्रेटन्ड काउंटर टैरिफ्स, कनाडा ने भी फिर जवाबी कार्रवाई करी, उन्हें बोला तुम लगाओगे तो हम भी लगाएंगे। अब इससे क्या होगा, जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव दोनों ही साइड हो जाएंगी। एंड is considering a 25% surcharge on electricity export to the US। अब कैनेडा जो है अमेरिका के काफी हद स्टेट्स में, 5-6 स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, और मेजर जो ऑयल है अमेरिका को वो एक्सपोर्ट करता है कनाडा। ठीक है, तो वो भी इस चीज पे बोल रहे हैं कि हम फिर अपने इलेक्ट्रिसिटी जो एक्सपोर्ट है उस पर सरचार्ज लगाएंगे 25% का। with Mr. Carney claiming that in trade as in hockey Canada will win। बोल रहे हैं कार्नी का दावा है कि जैसे हम हॉकी में जीते वैसे ही हम ट्रेड में भी जीतेंगे। Who is unelected and not a traditional politician, जो कि unelected है यानी कि वो चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं है उनके, और वो एक ट्रेडिशनली पॉलिटिशियन भी नहीं है। will have to convince voters of his ability to ensure that, और उनको ये लोगों को वादा करना पड़ेगा, उनको ये एहसास कराना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा कि वो जो बोल रहे हैं वो कर भी सकते हैं। एज ही टेक्स ऑन हिज राइवल, क्योंकि अब जब वो अपने राइवल पार्टी जो कि कौन सी है, कंजर्वेटिव पार्टी लीडर पेरी पॉल विरे, इसके अगेंस्ट में मुकाबला करेंगे, हु हैज बीन फार अहेड इन द पोल्स अंटिल रिसेंट वीक, जो कि चुनावों में बहुत आगे हैं, अभी लेटेस्ट हफ्ते तक काफी आगे थे उनसे। ठीक है, टू दैट एंड मिस्टर कार्नीज नॉन पॉलिटिकल स्किल्स विल कम हैंडी। तो इस शोर पे, इस तरह सतह पे, इस साइड पे उनकी जो नॉन पॉलिटिकल स्किल्स है वो काफी काम में आ सकती है। कम इन हैंडी मतलब काम आ सकती है। ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट, वो एक इकोनॉमिस्ट थे, एंड अ सेंट्रल बैंक गवर्नर, और सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे। दैट ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द ट्रूडो कैबिनेट, और वो ट्रूडो कैबिनेट के सदस्य भी नहीं थे। मीन्स दैट ही इज फ्री ऑफ एनी टेट फ्रॉम इट्स एक्शंस। तो इसलिए ट्रूडो कैबिनेट ने जो भी कुछ कार्य किया होगा, सही गलत, जिसके उनके ऊपर आरोप लगे हैं, अच्छा बुरा, उसका कोई भी दाग इनके ऊपर नहीं है, मिस्टर कार्नी के ऊपर नहीं। ठीक है, The exit of मिस्टर ट्रूडो is cause for relief for India। बोल रहे हैं अब मिस्टर ट्रूडो जो अपने पद से चले गए, तो ये भारत के लिए भी एक शांति की, एक राहत की बात है, एंड एन अपॉर्चुनिटी टू रीसेट टायर्स दैट हैव बीन ऑन आइस। और ये एक मौका है कि वो जो कनाडा के साथ में हमारे रिश्ते थोड़े से खराब हो गए हैं, जो हमारे समझौते होल्ड पर आ गए हैं, उनको दोबारा से रीस्टार्ट किया जाए, रीसेट किया जाए। ठीक है, हिज intemperate decision to name Indian government agents and then expel Indian diplomats। बोल रहे हैं जो उनका एक बड़ा ही इनटेम्परेट का मतलब होता है कि खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल खो देना, तो जो उनका ऐसा डिसीजन था जो उन्होंने एकदम हिट ऑफ अ मोमेंट में बोल दिया कि इंडियन गवर्नमेंट एजेंट्स का नाम ले दिया और फिर इंडियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया, implicating them in a purported प्लॉट टू किल खालिस्तानी एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर। बोल रहे हैं, और उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाए, इम्प्लीकेशन दिए कि वो जो हिंदुस्तानी डिप्लोमेट्स और ऑफिशियल्स थे उनका नाम लिया गया, कथित जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर है उनकी हत्या में, विदाउट प्रोफरिंग
एनी प्रूफ, बिना कोई सबूत दिए, वॉज अ मिसकैलकुलेशन एंड डिप्लोमेटिक ब्लंडर। वो एक बड़ा ही गैर जिम्मेदारान, बड़ा ही मिसकैलकुलेटेड एक उनका रवैया था और डिप्लोमेटिक ब्लंडर था। डिप्लोमेटिक यानी कि कूटनीतिक ब्लंडर, ब्लंडर मतलब गलती थी बहुत बड़ी। अब गलती ऐसा होता है कि छोटी मोटी गलती ठीक है, ब्लंडर मतलब कि ऐसी गलती जिसका बहुत बड़ा खामियाजा होगा, ठीक है, बहुत ही बड़ी गलती। द एक्शंस seen in comparison to more discreet dealing by the US in a linked case। बोल रहे हैं फिर जो एक्शन हुए जो कि कंपैरिजन में देखे गए और ज़्यादा डिस्क्रीटली वो डील कर रहे थे यूएस के साथ में, इसी से जुड़े हुए केस में, सेंट इंडिया कनाडा टाइज टू देयर लोएस्ट एब सिंस द 1980s। तो इसने हिंदुस्तान और कनाडा के बीच के जो संबंध हैं, जो समझौते हैं, जो रिश्ते हैं, उनको लोएस्ट एब में ला दिया। लोएस्ट एब में मतलब लोएस्ट स्तर तक ला दिया 1980s के बाद में। मतलब 1980 से अब तक में ये सबसे निचलतम स्तर पर हिंदुस्तान और कनाडा के रिश्ते चले गए। It is significant that India is considering restoring a high commissioner to Ottawa। बोल रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदुस्तान जो है वो इस बात पे विचार कर रहा है कि वो ओटावा में अपना हाई कमिश्नर वापस से स्थापित करे। while Canada is sending its intelligence chief to a conference in Delhi। और कनाडा जो है अपने इंटेलिजेंस के चीफ को एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है दिल्ली में, वहां पे भेज रहे हैं। मिस्टर कार्नी एंड मिस्टर पॉलवेर हैव made it clear that they would like to rework the relationships with India। तो मिस्टर कार्नी ने, जो कि इस वक्त की सत्ताधारी पार्टी के हैं, और मिस्टर पॉलवेर जो है जो कि ऑपोजिशन पार्टी के हैं, जो अब नेक्स्ट इलेक्शंस में लड़ेंगे, तो इन दोनों ने ही ये बात साफ करी है कि वो हिंदुस्तान के साथ अपने रिश्तों को दोबारा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। विच मीन्स कि कनाडा की जनता हिंदुस्तान के साथ में रिश्ते अच्छे चाहती है, ठीक है। अब वो जस्टिन ट्रूडो का खुद का पर्सनल कुछ ग्रज था हिंदुस्तान के साथ में, या क्या था उनका पर्सनल ओपिनियन था, तो वो कैसा, उन्होंने किस तरीके से सोच के ये काम किया बोला वो अलग बात है, बट पार्टीज दोनों ही चाहती है कि हिंदुस्तान के साथ में रिश्ते अच्छे हों। एंड देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज टू डू सो, और यहाँ पे इनके पास में मौके भी होंगे ऐसा करने के लिए, पर्टिकुलरली इन एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, all of which have taken a back seat after the violence and schisms within India's diaspora community। बोल रहे हैं कि इसके मौके मिलेंगे खास तौर पे एजुकेशन में, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड में। जो सब चीज़ें, ये वो चीज़ें हैं, ये वो सारे फॉर्मेट्स हैं जो कि बैक सीट ले चुके थे, बैक सीट ले चुके थे यानी कि थोड़ा पीछे हट चुके थे, पीछे कदम ले चुके थे। आफ्टर द वायलेंस, वायलेंस हुआ जब लड़ाई झगड़ा हुआ, वायलेंस हुआ, जो स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट हुआ हिंदुस्तान के डायस्पोरा कम्युनिटी, डायस्पोरा क्या होता है, जो प्रवासी हिंदुस्तानी वहां पे रह रहे हैं उनके बीच में, एंड इट्स सपोर्टर्स इन कनाडाज गवर्नमेंट, और जो उनके सपोर्टर्स हैं कनाडा की सरकार में उनके बीच में। द इंटरल्यूड इज ऑल्सो अ फिटिंग पीरियड फॉर न्यू दिल्ली। तो जो इंटरल्यूड, इंटरल्यूड मतलब इन दोनों घटनाओं के बीच में जो समय रहा, यानी कि जब डिसएग्रीमेंट हुआ और अब जब हम दोबारा रिकंसिडर कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो समय रहा उसने एक पर्याप्त मौका दे दिया न्यू दिल्ली को ये सोचने समझने के लिए कि वो आगे इस रिश्ते को किस तरीके से लेकर जाना चाहता है। रिगार्डलेस ऑफ द चेंज इन लीडरशिप, अब लीडरशिप में जो भी चेंज हो नहीं हो उसके विपरीत, उसके बिल्कुल परे, द खालिस्तान इशू कैन नॉट बी विश्ड अवे। तो खालिस्तान का जो मसला है उसको आप बिल्कुल ऐसे दरकिनार नहीं कर सकते। एंड रिक्वायर्ड सस्टेन्ड कंसिडर्ड डिप्लोमेसी, और उसमें एक निरंतर और कंसिडर्ड यानी कि दोनों तरफ की विचारधाराओं को रिस्पेक्ट करने वाली डिप्लोमेसी, कूटनीति चाहिए। एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स कंसर्न, और एक दूसरे की चिंताओं को यहाँ पे सम्मान देना पड़ेगा। वाइल इंश्योरिंग इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटीज, और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो उनकी प्राथमिकता है। तो इसमें उनका हस्तक्षेप जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर इस तरीके से यहाँ पे इस मसले को विभाजित या फिर कंसिडर नहीं करना चाहिए कि हिंदुस्तान की सुरक्षा को खतरा हो। What can be inferred about the impact of Mark Carney's leadership on India-Canada relations? तो मार्क कार्नी का हिंदुस्तान कनाडा के रिश्तों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उनके सत्ता में आने का, उनका पीएम बनने का। फर्स्ट, इंडिया कनाडाज रिलेशंस आर एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव अंडर मार्क कार्नीज लीडरशिप, क्योंकि उन्होंने साफ किया है कि वो चाहते हैं हिंदुस्तान और कनाडा के रिश्तों को दोबारा से रीसेट किया जाए, तो जाहिर सी बात है इम्प्रूव होने के चांसेस है।
तो ये करेक्ट है। द खालिस्तान इशू विल बी कम्प्लीटली रिजॉल्व विद द चेंज इन लीडरशिप। ऐसा नहीं है कि ये मसला बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि लीडरशिप बदलने से रातों रात कुछ बदलाव नहीं आ जाता। वो जस्टिन ट्रूडो ने नहीं खालिस्तान का सब मसला जो उठाया हुआ था, मसला कुछ और लोगों ने उठाया, उनको समझाना, उनसे बातचीत करना, ये जो है लंबा टाइम लेगा। तो ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाएगा। इंडिया एंड कनाडा विल रिज्यूम इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक टाइज कॉशियसली। बिल्कुल करेक्ट है। दोनों ही यहाँ पे जो कूटनीतिक रिश्ते हैं और जो इकोनॉमिक आर्थिक रिश्ते हैं, उनको बड़े ही सावधानी पूर्वक आगे बढ़ाने के मौके देख रही है। पहले तो स्टार्ट करें, रीस्टार्ट करें और फिर आगे बढ़ाएं। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, टू इज इनकरेक्ट। तो यानी कि 1, 2, 1 and 3. Option C is correct. According to the passage, what percentage surcharge is Canada considering imposing on electricity exports to the US? तो 25% से बढ़ाना चाहते हैं। 10, 15, 25, 25. Only 3 is correct. Option C is correct. Why did India-Canada relations deteriorate under Justin Trudeau's leadership? क्यों उनके अंतर्गत जो है ये रिश्ते खराब हुए? तो देखो, उन्होंने क्या किया, हिंदुस्तानी एजेंट्स का क्लियर कट नाम ले दिया है ना, और कोई प्रूफ नहीं दिए, और फिर उन्होंने हिंदुस्तान सरकार को एक्यूज किया, आरोप लगाया उनके ऊपर। तो इन वजहों से इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल पे आप किसी देश के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और बिना कोई प्रूफ दिए, तो फिर वो रिश्ते खराब होने का कारण हो सकता है। Trudeau accused Indian government agents of plotting a murder without providing proof. बिल्कुल करेक्ट है। Canada imposed strict tariffs on Indian exports. इनकरेक्ट है। उसके बाद तो हमारे रिश्ते ही बंद हो गए ना, बिजनेस सब बंद हो गया। The US pressured Canada to sever ties with India. ये भी इनकरेक्ट है। यूएस का दबाव नहीं है, अब खुद से ठीक हो रहे हैं, और पहले खराब भी खुद से हुए थे ट्रूडो की वजह से। तो फर्स्ट इज करेक्ट, तो ओनली वन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। वॉट इज द टोन ऑफ द पैसेज? अब सरकार बदली है, सरकार तो वही है, पर उसका जो टॉप लीडरशिप है वो बदली है, और वो एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं इंडिया के प्रति। ठीक है, इंडिया और उनके देश के रिश्तों के खराब होने के, उनको सुधारने के प्रति वो एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं। और अगर कुछ महीने बाद दूसरी सरकार भी आती है, तो उनके जो लीडर है उन्होंने भी ये चीज क्लियर करी है कि वो भी हिंदुस्तान के साथ में रिश्ते अच्छा करना चाह रहे हैं। अब जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने हुड़कंप मचाया हुआ है, वैसे में कनाडा की तरफ से, क्योंकि कनाडा भी एक ऐसा देश है जहां से हम एक्सपोर्ट करते हैं, जहां के लिए हमारे स्टूडेंट्स बहुत जाते हैं पढ़ने के लिए, तो ये बहुत एक पॉजिटिव खबर है कि वो वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, तो ऑप्टिमिस्टिक है। क्रिटिकल यहाँ पे थोड़ी सी चीज यही थी कि जो ट्रूडो के समय में थोड़े रिश्ते खराब हुए थे, और वो एक रिपीटिशन था घटनाक्रम का कि पहले क्या हुआ उसको आपको रिवाइज करवा रहे थे। न्यूट्रल नहीं है, पेसिमिस्टिक नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्टिमिस्टिक इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? The challenges faced by Canada's new Prime Minister designate. कि उनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, ये था। तो चुनौतियां हैं उनके सामने, लेकिन अब अपॉर्चुनिटीज जो है हिंदुस्तान और कनाडा के रिश्तों के लिए, वो मेन यहाँ पे बात थी। द डिटेरियोरेशन ऑफ इंडिया कनाडा रिलेशंस अंडर जस्टिन ट्रूडो, तो ये भी पास्ट की बात है। अभी चर्चा जो है नए रिश्तों के सुधार की हुई है। द अपॉर्चुनिटी टू रीसेट इंडिया कनाडा टाइज अंडर न्यू लीडरशिप, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। फर्स्ट है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब होता है प्रवास करना, है ना, एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाना, माइग्रेट करना। करेक्ट है स्पेलिंग। एस्ट्रोनॉट, जो आसमान में तारों वगैरह की स्टडी करते हैं, बाहर जाते हैं स्पेस में, हो गया एस्ट्रोनॉट। अपेयरेंस, अपेयरेंस मतलब कोई कैसा दिखता है, करेक्ट है। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। अपॉर, OPPO, अपॉर, TUNITY, opportunity. Option D is correct. Urban people have a bombastic lifestyle which is very different from those of rural folks. Bombastic का मतलब है बहुत अधिक दिखावा करने वाला। ठीक है, तो यानी कि प्रिटेंशियस है, यानी कि दिखावटी है। तो बोल रहे अर्बन लोगों का लाइफस्टाइल बड़ा ही दिखावटी होता है, जो कि रूरल लोगों के लाइफस्टाइल से बिल्कुल भिन्न होता है, और ये बात बिल्कुल करेक्ट है। प्रिटेंशियस, प्रिटेंशियस मतलब दिखावटी। कॉमन मतलब साधारण। डिल्यूजिव मतलब भ्रामक। हॉलो मतलब खोखला। तो ऑप्शन ए, प्रिटेंशियस इज करेक्ट। Everyone in the room was in a jolly and relaxed mood. इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन चाहिए?
कि हर कोई खुश मिजाज था, खुश मूड में था। मोर जॉलियर, ज्यादा मिजाज खुश मिजाज था। मोस्ट जॉली, जॉलियर। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो ही नहीं रहा, बस हर सबका मूड अच्छा था, खुश था, ये बता रहे, तो कोई सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है। नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। द ब्लैंकेट गिफ्टेड बाय माई ग्रैनी इज सॉफ्टर एंड कोजी। जो मेरी दादी ने मेरे को ब्लैंकेट दिया है वो सॉफ्टर है और कोजी है। तो सॉफ्टर आप तब बोलोगे जब आप कंपैरिजन कर रहे हो, आप सीधा बता रहे हो कि बड़ा सॉफ्ट सा ब्लैंकेट है। तो सॉफ्ट एंड कोजी, ना कि सॉफ्टर एंड कोजी। ऑप्शन ए सॉफ्ट एंड कोजी इज करेक्ट। Almost as wide as he was tall, he had a voracious appetite for food and drink and a roll-licking personality to match. बोल रहे हैं जितना वो लंबा था उतना ही वो चौड़ा था, और उसकी जो है वोराशियस एपेटाइट थी, यानी कि बहुत ज्यादा खाता था, लालच से भरा हुआ खाता था, बस दबोदब खा ही जाता था। किसके लिए? खाने और पीने के लिए। एंड अ रोल लिकिंग पर्सनैलिटी टू मैच, ही शोर मचाता हंसता कूदता बंदा था, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी जो कि उसके खाने पीने से, उसके कद काठी से मेल खाती थी। तो हमें वोराशियस का क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। वोराशियस मतलब बहुत ज्यादा खाना, ठीक है। वेहेमेंट, वेहेमेंट का मतलब होता है उग्र, आक्रामक। इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब होता है जो आने वाला है, होना तय है। इंसटाइबल, इंसटाइबल मतलब अतृप्त, जो तृप्त नहीं होता, जो लालच से भरा हुआ, चाहे वो खाने का हो चाहे किसी भी चीज का हो। तो ऑप्शन सी इंसटाइबल इज करेक्ट। वेनरेबल, वेनरेबल मतलब कि जो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट होता है, रिस्पेक्टेड होता है, चाहे उसकी उम्र की वजह से चाहे उसके ज्ञान की वजह से, पर उसको इज्जत दी जाती है, वो क्या? वेनरेबल। So option C is correct. She treats her juniors dash contempt with contempt. ठीक है, वो अपने जूनियर्स को with contempt ट्रीट करती है। और कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है कि यार इनको ज्यादा इज्जत देने की जरूरत है, मतलब घृणा की नजर से या फिर डिसरिस्पेक्ट की नजर से देखना। तो फॉर बाय इन नहीं होगा, विद आएगा। सो ऑप्शन सी विद कंटेम्प्ट इज करेक्ट। द न्यू एम्प्लॉय इज रियली ट्राइंग टू फिट इन। जो नया एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, वो फिट इन करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वो सबके साथ में घुलने मिलने की कोशिश कर रहा है। बट समटाइम्स ही फील्स आउट ऑफ प्लेस एंड अनकंफर्टेबल। अब आउट ऑफ प्लेस का मतलब होता है कि वो इस माहौल में ढल नहीं पाता, या कई बार ऐसा होता है कि हम कोई, हमारे फ्रेंड सर्कल है, कोई नया बंदा आ रहा है, लेकिन हम कोई पुरानी बात लेके बैठ गए तो उसको लगेगा कि क्या ही बात कर रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है ना, और हम लोग हंसी जा रहे होंगे, तो उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, आउट ऑफ प्लेस लगेगा। तो इसके लिए ईडियम बताना है। अ बर्ड ऑफ अ फेदर, इसका मतलब होता है एक जैसे विचारधाराओं वाले, सोच वाले लोग, ठीक है। अ डायमंड इन द रफ, यानी कि सब बहुत सारी पॉसिबिलिटी से, संभावनाओं से भरा हुआ, लेकिन उसमें कुछ पॉसिबिलिटी इस चीज की भी है कि कुछ सुधार किया जा सकता है। यानी कि वो डायमंड तो है, लेकिन उसको थोड़ा सा तराशने की जरूरत है। अ नीडल इन अ हेस्टैक, यानी कि घास के ढेर में तिनका, सुई ढूंढना। तो वो क्या हो गया? बहुत मुश्किल से मिलने वाला या बहुत मुश्किल होने वाला कार्य। अ फिश आउट ऑफ वाटर, यानी कि बिल्कुल अलग जगह पे बड़ा ही असहज महसूस करना। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बाय नेक्स्ट समर दे विल बी डैश देयर हाउस। तो नेक्स्ट समर तक वो अपने हाउस को रेनोवेट करेंगे। दे विल बी, फ्यूचर की बात है, विल के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, विल बी आ रहा है तो विल बी रेनोवेटिंग, आईएनजी फॉर्म आएगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द अनएक्सपेक्टेड गेस्ट एट द पार्टी वॉज अ बुल इन अ चाइना शॉप। बोल रहे हैं जो अनएक्सपेक्टेड गेस्ट था पार्टी में, वो चाइना शॉप में जैसे एक बुल हो वैसे था। अब चाइना शॉप मतलब जो चीनी मिट्टी के बर्तन बने होते हैं, उसमें उसमें अगर एक बुल घुस जाए तो क्या करेगा? बड़ा ही केयरलेस होएगा, तबाही मचाएगा। तो वैसा था वो, जो अनएक्सपेक्टेड गेस्ट था वो बड़ा ही असावधान और हानिकारक था, नुकसान पहुंचाने वाला था। इन्फ्लुएंशियल एंड मेटिकुलस इनकरेक्ट है। केयरलेस एंड डैमेजिंग, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इल्यूमिनेट वर्ड का सिनोनिम बताना है। इल्यूमिनेट का मतलब जगमग, रोशनी से भर जाना। द टफेस्ट एंड मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन वाज टू इल्यूसिडेट अ पर्टिकुलर थ्योरी रिलेटेड टू फ्रिक्शन इन फिजिक्स। इल्यूसिडेट मतलब व्याख्या करना, इल्यूमिनेट मतलब भी लाइट अप करना उस चीज के बारे में, मुझे आप बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, मुझे उसके बारे में रोशनी दीजिए। इल्यूमिनेट मतलब भी एक तरीके से
रोशनी लाना भी होता है और किसी चीज को स्पष्ट करना भी होता है। तो इल्यूसिडेट मतलब भी स्पष्ट करना। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब विशेष। इल्यूसिडेट मतलब किसी चीज को क्लियर करना, व्याख्या करना। टिपिकल मतलब सामान्य। थ्योरी मतलब जो सिद्धांत है, प्रैक्टिकल है नहीं है पता नहीं, पर सिद्धांत है वो। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। ओकेजन, ओकेजन की स्पेलिंग हमने कल भी करे थे, डबल एस नहीं आता ओकेजन में, OCCASION, ओकेजन कल या परसों किए थे। इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन करेक्ट है। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है जो किसी रूप से डिफाइन किया जाता है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन किस तरीके से दिया गया, वो इलस्ट्रेशन हो गया। एफिशिएंट प्रभावशाली, बाउंड्री सीमा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। केओटिक, केओटिक का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑर्डरली। सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक भी इसका एंटोनिम हो जाएगा, मतलब संगठित। ड्रेस्ड, ड्रेस्ड मतलब तैयार होना, पहनावा। कंफ्यूज्ड मतलब असमंजस में। और ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मतलब जो या तो आसानी से दिखाई ना दे सकता हो या फिर ज्यादा प्रख्यात ना हो। सो ऑप्शन ए सिस्टमैटिक इज करेक्ट। आउट ऑफ स्पिरिट्स, आउट ऑफ स्पिरिट्स मतलब किसी चीज की कमी होना, इमोशंस की या एनर्जी की कमी होना। तो इसको क्या बोल सकते हैं। फर्स्ट है हर्ट, हर्ट मतलब दुखी। ऑब्सोलीट मतलब जो खत्म हो चुका हो ऑफिशियली। चेयरफुल बड़ा ही खुश मिजाज। और ग्लूमी मतलब उदास, यानी कि आप में एनर्जी की कमी है, खुशी की कमी है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वर गिवन अ सर्टिफिकेट, हर एक पार्टिसिपेंट को सर्टिफिकेट दिया गया। ठीक है, तो हर एक को दिया गया। तो ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट, यानी कि ये किसमें आ रहा है, सिंगुलर वर्ब है कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट है, 100 पार्टिसिपेंट है, उनमें से हर एक को दिया गया। तो वर की बजाय क्या आएगा, वॉज गिवन। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वॉज गिवन अ सर्टिफिकेट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इफ आई वॉज अ किंग, इफ आई के साथ में वर आता है, इफ आई वर अ किंग आई वुड हैव ट्राइड माई बेस्ट टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम माई कंट्री, तो मैं अपने देश से भुखमरी को, गरीबी को हटाने का हर संभव प्रयास करता। तो जब हम एक ऐसी हाइपोथेटिकल कल्पना वाली स्थिति की बात करते हैं, तो उसमें इफ आई वॉज की बजाय इफ आई वर आता है। ठीक है, इफ आई वर अ किंग, इफ आई वर अ किंग, ऑप्शन डी इज करेक्ट। In recent years, the central and state governments in India have been taking special steps to dash foreign companies to invest in India। बोल रहे हैं पिछले कुछ सालों में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है, हिंदुस्तान की अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो सब प्रयास कर रहे हैं, खास कदम उठा रहे हैं ताकि ला सके, फॉरेन कंपनीज को हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए बना सके। इंडस्ट्रियल जोन्स कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर बीइंग डैश। बोल रहे हैं इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए गए हैं जिनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कहा जाता है। SEZs have world-class facilities including electricity, water, roads, transport, storage, recreational and educational facilities। बोल रहे हैं ये जो SEZs होते हैं, इनमें वर्ल्ड क्लास सुविधाएं होती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, पानी हो, रोड हो, ट्रांसपोर्ट हो, स्टोरेज हो, रिक्रिएशनल और एजुकेशनल फैसिलिटीज हो। रिक्रिएशनल मतलब कुछ जैसे कि एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ आप कर रहे हैं एक्टिविटीज, जिससे कि आपका मूड थोड़ा ठीक हो, फ्रेशन अप हो या कुछ नया सीखने मिले। और एजुकेशनल फैसिलिटीज। Companies that set up production units in the SEZs do not have to pay taxes for an initial period of 5 years। जो भी कंपनीज इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में अपनी कंपनी सेट करते हैं, प्रोडक्शन यूनिट सेट करते हैं, उनको शुरुआती 5 साल के लिए कोई टैक्स नहीं देना होता। The government has also dash flexibility in the labor laws to attract foreign investment। सरकार ने एक और कदम उठाया है कि उन्होंने लेबर लॉज में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाई है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित कर सके। In recent years, the government has allowed companies to dash many of these provisions। तो रिसेंट कुछ सालों में कंपनीज ने, सरकार ने अलाउ किया है कंपनीज को इनमें से कई प्रावधानों को पालन करने के लिए। ठीक है, हो सकता है इंस्टेड ऑफ हायरिंग वर्कर्स ऑन रेगुलर बेसिस, कंपनीज हायर वर्कर्स फ्लेक्सिबली फॉर शॉर्ट पीरियड व्हेन देयर इज डैश प्रेशर ऑफ वर्क। तो बोल रहे हैं बजाय इसके कि वो वर्कर्स को रेगुलर बेसिस पे हायर करें,
कंपनीज क्या करती है, फ्लेक्सिबली वर्कर्स को हायर करती है थोड़े थोड़े समय के लिए, खासतौर पे तब जब वहां पे उनके पास में काम का प्रेशर ज्यादा हो। दिस इज डन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी। ये इसलिए किया जाता है ताकि कंपनी को जो कॉस्ट ऑफ लेबर है उसको कम किया जा सके। However, some foreign companies are not satisfied। हालांकि कुछ फॉरेन कंपनीज जो है वो इससे संतुष्ट नहीं है, एंड दे आर डिमांडिंग मोर इन लेबर लॉस। और वो चाहती है और लेबर लॉज में कुछ सहूलियत हो, साइटिंग द नीड फॉर ग्रेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। और इस बात का हवाला देते हैं कि उनको अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए लेबर लॉज में कुछ और ढील चाहिए, या कुछ और चीज़ें वो डिमांड कर रहे हैं। In recent years, the central and state governments in India have been taking special steps to dash foreign companies to invest in India। तो उनको आकर्षित करने की बात कर रहे होंगे। फुलफिल मतलब किसी चीज को कार्य पूरा करना। एबोहर का मतलब होता है कि घृणा करना। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना, और डिप्लोर का मतलब होता है किसी की कड़े शब्दों में निंदा करना। तो यहाँ पे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इंडस्ट्रियल जोन्स कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर बीइंग सेट अप। वो सेटअप किए गए, स्थापित किए गए। डिसमेंटल मतलब किसी चीज को हटा देना, तोड़ फोड़ देना। ओबेड मतलब पालन करना। बाउंड अप मतलब समाप्त करना। तो सेटअप का मतलब क्या होता है, स्थापित करना। सो ऑप्शन बी सेटअप इज करेक्ट। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो डैश फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो उन्होंने अलाउ करी है फ्लेक्सिबिलिटी। इनवाइटेड मतलब किसी को स्वागत करना, किसी को बुलाना। विक्ड मतलब आंख मारना, ठीक है, आंख से सिग्नल देना। सफर्ड मतलब किसी चीज से दर्द से गुजरना। अलाउड मतलब किसी चीज की परमिशन देना। तो उन्हें परमिशन दी है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। In recent years, the government has allowed companies to dash many of these provisions। इफेक्ट, कई सारे कंपनीज को अलाउ किया है कि उनको इफेक्ट में लाए, प्रभाव में लाए, लागू करे बहुत सारे प्रावधानों को। तो इसमें मंजूरी देने की क्या जरूरत है, ये तो आप गवर्नमेंट्स बाध्य करती है ना, मंजूरी थोड़ी देती है कि वो इन प्रावधानों को लागू में लाए। उनको मंजूरी देती है, उनको अलाउ करती है, कुछ प्रावधानों को आप दरकिनार कर सकते हैं, राइट। डिस्टॉर्ट मतलब कि विकृत करना। फ्लाउंडर मतलब संघर्ष करना। इग्नोर मतलब दरकिनार करना। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Instead of hiring workers on a regular basis, companies hire workers flexibly for short periods when there is dash pressure of work। जब बहुत ज्यादा प्रेशर हो काम का। inadequate अपर्याप्त। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, यानी कि जो नेचुरल नहीं है, जो आपने बनाया है। तो ऐसा कैसे प्रेशर बना सकते हैं आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आर्टिफिशियली प्रेशर नहीं बना सकते। मैकेनिकल मतलब जो यांत्रिक रूप से हो, और इंटेंस मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल दैट कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।